हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय में एससी, एसटी, ओबीसी जातियों में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। इसलिए गांवों कस्बों तक आरक्षण को समझने में करीब 30 साल का समय लग गया। करीब 30 साल के बाद लोग आरक्षण को समझने लगे और उसका लाभ उठाने लगे। सही मायने में करीब 45 साल से ज़्यादा समय से आरक्षण का जिक्र होने लगा है। पहले तो लोग आरक्षण के बारे में जानते ही नहीं थे कि आरक्षण होता क्या है, क्योंकि दबे कुचले पिछड़े समाज में शिक्षा की बहुत कमी थी। दोस्तों, करीब 3000 साल या उससे ज़्यादा समय से लोगों ने जातिवाद को झेला है, शोषण को सहा है। लेकिन करीब सिर्फ 75 साल पहले से ही आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन स्वार्थी और मनुवादी मानसिकता वाले लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा है। कुछ लोग आरक्षण को बिना समझे ही आरक्षण को गलत ठहराते हैं, और देखा जाए तो आरक्षण किसी न किसी रूप में उनके घर में ही लागू होता होगा, चाहे वो बेटी को पढ़ाने के रूप में हो या एक बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाने के रूप में हो। लेकिन विशुद्ध मानसिकता का इलाज उन्हीं के समाज के समझदार लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। वैसे पक्षपात और स्वार्थ का कोई इलाज नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को अनदेखा करना ही देश के हित में होता है। दोस्तों, सोचकर देखिए, आरक्षण तो हमारे भारत देश में कई हजार सालों से लगातार चला आ रहा है। जैसे मंदिरों में 100% ब्राह्मणों को आरक्षण है, राजपाट पर 100% राजपूतों का आरक्षण था, व्यवसाय पर वैश्य समाज का 100% आरक्षण था, और इस 100% आरक्षण पर किसी के भी पेट में दर्द नहीं हुआ। आखिर क्यों? दोस्तों, वैसे भी आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में ही मिला है, वो भी कुछ प्रतिशत लोगों को। उसमें भी नौकरी देने वाले लोग सवर्ण समाज के थे। इन बेचारों को रिश्वत के द्वारा ही नौकरियां दी गई या अन्य कोई निजी स्वार्थ रहा होगा। इनको ज्यादातर केवल 4th क्लास की नौकरी ही मिल सकी। 1st क्लास नौकरियों पर तो सवर्ण समाज का ही कब्जा था। शिक्षा में तो आज भी काफी दोगलापन है। अनपढ़ होने के कारण पिछड़े हुए लोग अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाए, और इसका लाभ सवर्ण समाज को हुआ, और बड़े बड़े पदों पर सवर्ण समाज का कब्जा हो गया। सवर्णों को एक दूसरे की सिफारिश और सवर्ण सरनेम की वजह से नौकरियों में काफी पक्षपाती लाभ मिला, और काफी लायक लोग जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के कारण नौकरियां न पा सके और पिछड़ गए। और इन अन्य पिछड़ी जातियों के साथ काफी भेदभाव भी हुआ। बड़ी जातियों की पहचान उनके सरनेम से ही हो जाती है। सवर्ण लोग अपने सरनेम का उपयोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि इस सरनेम की वजह से उनको मूक समर्थन तथा पक्षपात का लाभ प्राप्त हो जाता है। आरक्षण को लागू हुए 75 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उठाने लायक होने में लोगों को करीब 30 साल का समय लगा। सही मायने में आरक्षण का पूर्ण लाभ 45 साल के बाद ही मिलना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप इस बात पर गौर करें कि बड़े बड़े पदों पर किस जाति के लोग ज्यादा हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादा बड़े पदों पर सवर्ण समाज के लोगों का कब्जा है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पीएम ऑफिस, सेना हो या पुलिस, आप कोई भी महत्वपूर्ण पद देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या होने के बावजूद सवर्ण समाज के लोग महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। इसका एक कारण और भी रहा है। आज़ादी के समय हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादातर सवर्ण समाज के ही थे। बाकी अन्य पिछड़ा समाज में तो पढ़े लिखे लोग न के बराबर थे, क्योंकि सवर्णों ने बाकी समाज के लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, उनको अनपढ़ ही बनाकर रखा। और पिछड़ा समाज तो केवल मेहनत ही करता रह गया, और आज भी मेहनत कर रहा है। दबे कुचले समाज में कितने लोग पढ़ सकते हैं? सोचकर देखिए, आपके द्वारा दिए गए परीक्षा पेपर में आपके नाम को देखकर, आपके सरनेम को देखकर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा एग्जाम देकर आ जाएं, लेकिन आपके नाम को देखकर आपके नंबरों को काट दिया जाता है, क्योंकि आपके पेपर चेक करने वाला कोई मनोवादी मानसिकता का ही इंसान होता है। अगर आपके नाम के पीछे कोई मशहूर सरनेम नहीं है, तो वह समझ जाते हैं कि आप एससी, एसटी, ओबीसी समाज के किसी एक वर्ग में से आते हैं, तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। लेकिन आपको इतने मार्क्स नहीं दिए जाते जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें। इसके अलावा आपको कोई भी काम कराना है तो इन लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, फिर आपका काम आसानी से हो जाता है। ये लोग आपको सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। अगर मजबूरी में देना भी पड़ा तो दिखावा 90% का होगा और असलियत 10% का ही होगी। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब लोग पढ़ लिख कर बड़े पदों पर जाने लगे हैं, और समाज में काफी बदलाव भी आने लगा है। इसके अलावा ओबीसी समाज अब जागरूक होने लगा है। अब ओबीसी समाज इन लोगों से सवाल करने लगा है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं कि ओबीसी समाज इस भारत देश में एक बड़े बदलाव की वजह बने। अब समय आ गया है कि हम इस पर विचार करें। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। ओबीसी समाज चाहे तो किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। अगर ओबीसी समाज अपनी अपनी जाति से निकलकर सिर्फ ओबीसी के नाम की तरफ फोकस करे, तो इनमें एकता पैदा हो जाएगी। सिर्फ ओबीसी नाम का झंडा लेकर आगे चले तो ओबीसी समाज एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में अपना वजूद बना सकता है। ओबीसी समाज को अपनी निजी पार्टी बनानी चाहिए जिसमें सवर्ण समाज का कोई भी योगदान या दखल न हो।
और ओबीसी समाज के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफी त्याग करने की जरूरत होगी। ओबीसी समाज के गणमान्य व्यक्तित्वों को चाहिए कि समाज के हितों को सबसे ऊपर रखा जाए, और समाज हित में अपने पद को त्यागना भी पड़े तो पद त्यागने में किसी तरह की देर न करें, क्योंकि त्याग करने वाला इंसान अपने आप में ही एक बड़ा पद होता है, और समाज ऐसे त्यागी इंसान के बलिदान को कभी नहीं भूलता और समय आने पर उनका सम्मान उनको दिया जाता है। बच्चे उसी समाज के आगे बढ़े हैं जिनके पूर्वजों ने समय आने पर त्याग किया है। जब ओबीसी समाज अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेगा तो अपने एमपी एमएलए चुनाव में उतारेगा, और जिस तरह से जनसंख्या है उस तरह से सरकार में अपनी भागीदारी सिद्ध करेगा। सबसे ज्यादा एमपी ओबीसी समाज के होंगे और प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज का ही होगा। कानून भी ओबीसी समाज के अनुसार ही बनेंगे। फिर आप अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करके अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। ओबीसी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकेंगे। ओबीसी समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर जा सकेंगे तथा अन्य जैसे एससी एसटी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकेंगे। एससी एसटी समाज के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो ओबीसी समाज ही है, अन्य किसी समाज से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ओबीसी समाज एससी एसटी समाज के साथ मिलकर भी चल सकता है और भारत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सवर्ण समाज आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगा, तुम्हें जातियों में बांटने की कोशिश करेगा, किसी जाति को बड़ा और किसी जाति को छोटा कहेगा, तुम्हारे बीच में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाई हुई कैटेगरी ओबीसी को याद रखना। इसी एक शब्द ओबीसी की छत के नीचे रहना, जातियों में अपने आप को मत बांटना। अगर हो सके तो आपस में रोटी और बेटी का संबंध बना लेना, इससे आपको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस ओबीसी नाम की छत को टूटने मत देना, बिखरने मत देना। ये ओबीसी शब्द ही तुम्हारा कवच बनेगा। इतना करने के बाद अगले शासक आप होंगे, ये बात पक्की है। धन्यवाद। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।